अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज सोशल स्टडीज़ का लेसन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। लेसन नंबर 3 स्टार्ट किया था हमने क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। हमने देखा था कि किस तरह से हमारी जो वर्ल्ड है उसे 3 अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है और वो जोन्स किस बेसिस पर बनाए गए हैं, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया का क्लाइमेट है उस क्लाइमेट के हिसाब से वो वर्ल्ड जोन्स बनाए गए हैं। और हमने ये भी देखा था कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है और जो क्लाइमेट रहता है वो क्लाइमेट किस वजह से चेंज होता है, या किसी प्लेस का जो क्लाइमेट है वो किस वजह से, कौन से फैक्टर्स है जो उस क्लाइमेट पर अफेक्ट करते हैं, वो भी हमने स्टडी किया था। कौन कौन से फैक्टर्स थे वो? लैटिट्यूड और डिस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से वो प्लेस कितनी दूर है। एल्टीट्यूड और हाइट अबव सी लेवल, वो प्लेस सी लेवल से, समंदर के लेवल से कितनी हाइट पर है। डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द सी, समंदर से उस प्लेस का कितना डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस पर है वो समंदर से। डायरेक्शंस ऑफ विंड्स, जो हवाएं चलती है उस हवाओं की डायरेक्शन क्या है। और ह्यूमिडिटी, यानी कि जो एयर है, हमारी एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर जो वाटर का परसेंटेज है, वाटर वेपर्स का परसेंटेज है, वो कितना है। ये तमाम चीज़ें क्या करती, किसी जगह के क्लाइमेट को डिफाइन करती। अब हम स्टडी कर रहे थे क्लाइमेटिक जोन्स, क्लाइमेटिक और हीट जोन्स, इन चीज़ों की हम स्टडी कर रहे थे। तो हमने देखा था कि हमारी जो अर्थ है उसे 3 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ द टॉरिड जोन, ट्रॉपिकल रीजन। सेकंड वन इज़ द टेम्परेट जोन एंड थर्ड वन इज़ द फ्रिजिड जोन और द पोलर रीजन। तो कहाँ पर लोकेटेड है ये रीजन्स? टॉरिड जोन इक्वेटर के अतराफ में है ना, इक्वेटर के नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में जो 2 रीजन्स है, ये हमें ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है, ये है टॉरिड जोन। टेम्परेट जोन यानी कि इस टॉरिड जोन के बाद वाला जो रीजन है, नॉर्थ साइड में भी और साउथ साइड में भी, जो ग्रीन कलर में हमें नज़र आ रहा है, वो क्या है? टेम्परेट जोन है। और फ्रिजिड जोन कहाँ पर है? पोलर रीजन्स वाला जो जोन है, ये क्या है? फ्रिजिड जोन है। तो इस तरह से 3 रीजन्स हमने ये स्टडी किए थे। अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट इज टॉरिड जोन? This is the region on both sides of the equator between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. ये कौन सा रीजन है? इक्वेटर के दोनों साइड्स वाला रीजन है, नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में। और किन 2 लाइंस के दरमियान में है? देखिए यहाँ पर दिया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये दोनों लाइंस के दरमियान का जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है? टॉरिड जोन है। देखिए 2 लाइन्स यहाँ पर, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 2 लाइन्स के दरमियान क्या है? हमारा टॉरिड जोन वाक़ है। दिस रीजन इज क्लोज टू द इक्वेटर, है ना। ये रीजन कैसा है? इक्वेटर से क्लोज है, बहुत करीब है। इट रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एंड देयरफॉर रिमेन्स हॉट थ्रू आउट द ईयर। और ये रीजन क्या करता? सन से डायरेक्ट सनरेज लेता, सूरज से जो रेज आती है वो डायरेक्ट सनरेज इसके ऊपर पड़ती, इसलिए ये रीजन हमेशा साल भर कैसा रहता? गर्म रहता। देखिए आप यहाँ पर एक पिक्चर है, इस पिक्चर की मदद से समझेंगे हम। ये सन है हमारा, है ना, सन है, और ये क्या है? टॉरिड जोन है। ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन 2 लाइन्स के दरमियान में हमारा ये ट्रॉपिकल रीजन वाक़ है। तो सन से जो रेज आती है वो इस रीजन के ऊपर डायरेक्ट पड़ती, इस रीजन के ऊपर कैसी पड़ती? वो डायरेक्ट पड़ती है। जो टॉरिड जोन है, टॉरिड जोन के ऊपर एकदम परपेंडिकुलरली सनरेज पड़ती, इसलिए यहाँ का क्लाइमेट कैसे रहता? बहुत ज़्यादा हॉट रहता। देखिए आप, सनरेज जहाँ पर भी डायरेक्ट पड़ती ना, तो वहाँ का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता। हम हमारे दिन भर के शेड्यूल में देख सकते हैं कि सूरज जब एकदम हमारे सर के ऊपर रहता, जब 12 से 2-3 बजे तक का टाइम रहता, जब सूरज हमारे एकदम ऐन ऊपर वाक़ होता, तो उस वक्त क्या होता? बहुत ज़्यादा गर्मी होती। दोपहर के वक्त हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती। और उसकी बनिस्बत अगर हम सुबह के वक्त देखें तो कैसी धूप रहती? ठंडी धूप रहती है ना। अगर हम धूप में खड़े भी रहे तो हम आराम से खड़े रह सकते, बर्दाश्त कर सकते। इसलिए कि जो सनरेज रहती वो क्रॉस होकर आती, वो स्ट्रेट सनरेज नहीं आती हमारे ऊपर, इसलिए हम उन सनरेज को बर्दाश्त कर सकते, वो बहुत लाइट सनरेज रहती। तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन है इसके ऊपर सनरेज डायरेक्ट पड़ती, इसलिए ये रीजन हमेशा गर्म रहता। आप भी देखिए, ये जो उसके नीचे वाला रीजन है, ये अंटार्कटिक रीजन या फिर
और कौन सा टेम्परेट जोन है। यहाँ पर जो सनरेज है वो कैसे पड़ती है, क्रॉस पड़ती हो, यहाँ पर नज़र आ रहा हमें। तो इसकी वजह से क्या होता, यहाँ का टेम्परेचर ज़रा कम रहता। टॉरिड जोन की बनिस्बत ये टेम्परेट जोन का टेम्परेचर लो रहता, कम रहता। क्यों, इसलिए कि यहाँ पर जो सनरेज पड़ रही है वो स्लांट सनरेज पड़ रही, क्रॉस होकर पड़ रही, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर कम रहता। अब इसके बाद जो आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल है, जो पोलर रीजन से, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्लांट एजेस में सनरेज पड़ती। देखिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्रॉस पड़ती कि यहाँ पर एकदम नहीं के बराबर सनरेज आती। तो इसलिए वो जो रीजन है हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहता। और देखो आप, ये अर्थ का जो टिल्ट है, जो अर्थ क्रॉस होकर घूमती है, उसकी वजह से क्या होता, ये जो पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल है, यहाँ पर फिलहाल सनरेज पड़ती ही नहीं है ना, यहाँ पर सनरेज जा ही नहीं पाती। इसलिए यहाँ पर क्या होता, 6 महीने तक रात ही रात रहती। और यहाँ पर जो है कंटिन्यू सनरेज पड़ती रहती, इसलिए यहाँ पर 6 महीने तक दिन रहता। ये चीज़ें हमने इसके पहले स्टार्टिंग में स्टडी किए थे, है ना, एक बार याद दिलाने के लिए हमने बोल दिया। नाउ द नेक्स्ट जोन इज टेम्परेचर जोन। अभी सेकंड जोन के बारे में स्टडी करेंगे हम। This zone is a region between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, as well as the region between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere. This zone has moderate type of climate that is neither too hot nor too cold. अब देखिए, ये जो टेम्परेट जोन है, सेकंड वाला जोन है, ये कहाँ पर वाक़ है, नॉर्थ साइड में कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के दरमियान में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के दरमियान में नॉर्थ साइड में है। और साउथर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के दरमियान ये टेम्परेट जोन वाक़ है। ज़मीन के नॉर्थ साइड में भी है और ज़मीन के साउथ साइड में भी, दो तरफ ये टेम्परेट जोन वाक़ है। और यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है, इसके अंदर क्या दिया, ये इक्वेटर है हमारा, और इक्वेटर के अतराफ में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के दरमियान में फर्स्ट जोन है हमारा टॉरिड जोन है। यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान का जो पूरा बेल्ट है, ये सब क्या है, टॉरिड जोन कहलाता है। तो हमारा जो इंडिया है कहाँ पर देखेंगे हम, ये देखो, ये हमारा इंडिया है ना, यानी कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया का साउथर्न पार्ट है वो टॉरिड जोन में आता है ना। इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है वो टॉरिड जोन में आता, और इंडिया का जो नॉर्थर्न पार्ट है वो टेम्परेट जोन में आता। जो ऊपर के कंट्री स्टेट्स है हमारे, दिल्ली और कश्मीर वगैरह है ना, वो सब कौन से जोन में आते, वो टेम्परेट जोन में आते हैं। और हमारा जो महाराष्ट्र है और उसके नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ पर कुछ गुजरात का पार्ट भी आ जा रहा है ना, ये जो नीचे का साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, ये सब कहाँ पर आता, टॉरिड जोन में वाक़ है। यानी कि हम जो रहते हैं, हम कहाँ पर रहते, कौन से रीजन में रहते दुनिया के, हम ट्रॉपिकल रीजन में रहते, टॉरिड जोन भी कहते हैं इसे। और इसे क्या कहा जाता है, ख़ास तौर पर ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर टॉरिड जोन वाक़ है। नाउ द लास्ट वन इज फ्रिजिड जोन। दिस जोन is the region between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere and the region between the Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere। देखिए ये भी दो जगह पर वाक़ है। कहाँ कहाँ पर है ये, आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल कहाँ पर है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल का यहाँ पर एक पॉइंट रहेगा, यहाँ से नॉर्थ पोल गुजरेगा। तो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के दरमियान वाला फ्रिजिड जोन, और साउथ साइड में अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल वाला रीजन, ये जो रीजन है ये क्या कहलाता है, फ्रिजिड जोन। ये भी दो जगह पर वाक़ है, नॉर्थ साइड में भी और साउथ साइड में भी, दो तरफ ये वर्ल्ड के वाक़ है। इट इज़ वेरी कोल्ड इन this zone as it receives very little amount of heat from the sun and is spread across a large area। अब ये जो रीजन है ये बहुत कम सनरेज रिसीव करता है, यानी कि यहाँ पर जो सनरेज रहती है बहुत कम सनरेज आती, इसलिए ये जो रीजन है हमेशा कैसा रहता, बर्फ़ से ढका हुआ रहता, हमेशा ये रीजन बर्फ़ से ढका हुआ रहता। दिस जोन इज कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। और ये जो रीजन है साल भर कैसा रहता, बर्फ़ से ढका हुआ रहता। हमको साल भर यहाँ पर क्या मिलेगी, बर्फ़ मिलेगी, इसे कहते हैं फ्रिजिड जोन।
अब नेक्स्ट थिंग हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, ये चीज़ें हम स्टडी कर रहे हैं। क्लाइमेट के ऊपर कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो चीज़ें हम स्टडी कर रहे हैं। उसके अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले तो लैटिट्यूड और डिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से किसी प्लेस का डिस्टेंस कम या ज़्यादा होने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता हमने देखा है ना। इक्वेटर से बहुत ज़्यादा करीब वाले एरियाज़ गर्म रहेंगे, उससे दूर वाले एरियाज़ गर्म नहीं रहेंगे और ठंडे भी नहीं रहेंगे, और जो बहुत ज़्यादा दूर वाले एरियाज़ है वो कैसे रहेंगे, ठंडे एरियाज़ रहेंगे, बर्फ़ वाले एरियाज़ रहेंगे। ये था इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से करीब या दूर होने की वजह से जो इफेक्ट पड़ता क्लाइमेट के ऊपर वो था। अब हम क्या स्टडी करेंगे, एल्टीट्यूड और हाइट अबाउ द सी लेवल, सी लेवल से हाइट के क्या चेंजेस क्लाइमेट के ऊपर पड़ते हैं उसकी हम स्टडी करेंगे। एल्टीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल, एल्टीट्यूड यानी कि किसी प्लेस की सी लेवल से कितनी हाइट है वो हम काउंट करते हैं। वी यूज सी लेवल एज द बेस लाइन टू मेजर एनी हाइट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का जो हाइट है वो मेजर करने के लिए सी लेवल को एज अ स्टैंडर्ड के यूज़ किया जाता, बेस लाइन के तौर पर यूज़ किया जाता है। यानी किसी भी जगह की हाइट मेजर करना है तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो सी लेवल से स्टार्ट की जाती, सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है वो किस तरह से मेजर की जाती हाइट। व्हेन वी गो अप अ हिल द टेम्परेचर डिक्रीजेस, जब हम एक पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे तो टेम्परेचर कैसे होता जाता, डिक्रीज होता जाता, कम होता जाता टेम्परेचर। दिस मीन्स एज द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस इंक्रीजेस द टेम्परेचर डिक्रीजेस। इसका क्या मतलब होता, जैसा जैसा किसी प्लेस का एल्टीट्यूड इंक्रीज होते जाता, उसकी हाइट इंक्रीज होते जाती, तो उसका टेम्परेचर कैसे होता जाता, डिक्रीज होता जाता, कम होता जाता। यानी कि जो प्लेस जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर होगी उसका टेम्परेचर उतना कम होगा। डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द सी, अब दूसरा कौन सा फैक्टर है, किसी प्लेस का समंदर से कितना डिस्टेंस है, समंदर से कितने दूर है वो, उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता हम देखेंगे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस टेम्परेचर इज द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी। टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए ये भी एक बहुत अहम फैक्टर है कि वो प्लेस जो है समंदर से कितनी दूर है। विच ऑल्सो डिसाइड्स द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, और ये चीज़ क्या करती, किसी प्लेस का क्लाइमेट डिसाइड करती। प्लेसेस विच आर क्लोज टू द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट, whereas द प्लेसेस विच आर फार अवे फ्रॉम द सी हैव वेरी कोल्ड विंटर्स एंड वेरी हॉट समर्स। अब जो प्लेसेस समंदर के करीब रहती, विच आर क्लोज टू द सी, जो प्लेसेस समंदर से करीब रहती, हैव मॉडरेट क्लाइमेट्स, उनका क्लाइमेट कैसा रहता, मॉडरेट रहता, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं। Whereas the places which are far away from the sea, लेकिन जो प्लेसेस समंदर से बहुत दूर रहती, they have very cold winters and very hot summers। उनके पास कैसा क्लाइमेट रहता, उनकी सर्दियाँ बहुत ठंडी रहती और गर्मियाँ बहुत गर्म रहती। यानी कि समंदर के करीब अगर हम रहते तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होंगी। लेकिन अगर हम समंदर से दूर रहते, हमारा जो प्लेस है वो समंदर से बहुत दूर है, तो हमारे पास जब सर्दियाँ आएगी, सर्दियाँ शुरू होगी तो वो बहुत ठंडी सर्दियाँ होगी, और जब गर्मी होगी, गर्मी का सीज़न आएगा तो गर्मी का सीज़न कैसा होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा। ड्यूरिंग द समर सीजन द लैंड हीट्स अप फास्टर एंड वार्म्स द एयर अबाउट इट। गर्मी के सीज़न में क्या होगा फिर बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जो लैंड है, ज़मीन है, वो गर्म हो जाएंगी, बहुत जल्द गर्म होगी, और उसके ऊपर की एयर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, है ना। कोई चीज़ अगर गर्म होती है तो उसके ऊपर वाली जो एयर रहती है वो भी गर्म हो जाती है। तो जब ज़मीन गर्म होगी तो उसके ऊपर की जो एयर है वो भी कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। दिस वार्म एयर राइजेस मेकिंग वे फॉर कूलर एयर फ्रॉम अबाउ द सी लेवल टू फ्लो इन। अब ये गर्म एयर क्या करती, देखिए आप, गर्म एयर की एक खासियत रहती, गर्म एयर हो चाहे गर्म पानी हो, तो उसकी एक खासियत ये रहती कि जब वो गर्म हो जाती, हवा या पानी जब वो गर्म हो जाते तो वो कहाँ जाते, वो ऊपर की तरफ जाते। समझो ज़मीन के सरफेस के करीब वाली एयर है, वो कैसी हो गई, गर्म हो गई। क्यों गर्म हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप की वजह से ज़मीन की सरफेस बहुत गर्म हो गई। तो जब ज़मीन की सरफेस गर्म हो जाती तो उसके ऊपर वाली जो एयर है वो भी गर्म हो जाती, और जब वो एयर गर्म हो जाती तो गर्म हवा की ये प्रॉपर्टी रहती कि वो ऊपर की तरफ जाती है ना, तो वो हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ जाती।
तो जब वो एयर ऊपर की तरफ चले जाएगी तो नीचे से क्या होता, सी लेवल के पास से, समंदरों के तरफ से जो ठंडी हवाएं हैं वो आना शुरू होती। दिस वार्म एयर राइजेस मेकिंग वे फॉर कूलर एयर from above the sea to flow in. During winter, the sea remains warm because it loses heat slowly. और विंटर सीजन में क्या होता, समंदर जो है गर्म रहता है ना, विंटर सीजन में समंदर गर्म रहता है बिकॉज इट लूजेस हीट स्लोली, क्योंकि उसकी जो हीट रहती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है। एकदम से हीट उसकी कम नहीं हो जाती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी हीट कम होती है, इसलिए वो निस्बतन गर्म रहता। Now, direction of winds. The direction of the winds is also responsible for the climate of a place. अब किसी जगह के क्लाइमेट के लिए जो विंड्स की डायरेक्शन है वो भी एक अहम मकाम रखती। Depending on where the winds originate, they may be cool, hot, dry और full of moisture. अब जो एयर है वो एयर की प्रॉपर्टी कैसी होगी, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता कि वो कहाँ से आ रही है। एयर कहाँ से आ रही इस बात पर डिपेंड करता कि वो एयर कैसी रहेगी, हॉट रहेगी, कोल्ड रहेगी, फुल ऑफ मॉइस्चर रहेगी, पानी से भरी हुई रहेगी, है ना। एयर कैसी रहेगी ये किस बात पर डिपेंड करता कि वो एयर कहाँ से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, द कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द हिमालयाज काउज द कोल्ड वेव इन नॉर्थन इंडिया। मिसाल के तौर पर जो हिमालय से निकलने वाली हवाएं हैं, विंड्स है ना। हिमालय क्या है मालूम है आपको, नॉर्थन इंडिया में, नॉर्थन पार्ट में हिमालय नाम के पहाड़, माउंटेन रेंजेस है जो कि बर्फ़ से ढके हुए रहते। तो वहाँ से आने वाली जो विंड्स है वो कैसी रहेगी, बहुत ठंडी रहेगी, है ना। वो विंड्स क्या करती है, वो ठंडी विंड्स क्या करती है, जो नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया है उसको क्या कर देती, एकदम ठंडा कर देती, कूल डाउन कर देती। विंड्स दैट ब्लो ओवर ओशियंस एंड सीज कैरी मॉइस्चर। अब जो विंड्स समंदरों पर से गुजरती, सीज और ओशियंस पर से गुजरने वाली जो विंड्स है तो उनके अंदर क्या रहेगा, जाहिर सी बात है उनके अंदर मॉइस्चर रहेगा, है ना। समंदर में से कंटिन्यूसली पानी भाप बन के ऊपर उड़ते रहता। समंदर है, जाहिर सी बात इतना सारा पानी है, तो धूप की वजह से क्या होता, पानी कंटिन्यूसली भाप बन के उड़ते रहता। तो जब वो पानी भाप बन के एयर में मिल जाता और वो विंड्स कहीं पर जाती तो उन विंड्स के अंदर क्या रहता, बहुत सी ज़्यादा क्वांटिटी में मॉइस्चर रहता, वाटर वेपर्स रहते। These winds rise up and cool to form water droplets which fall down as rain. अब ये जो winds रहती, ये winds जब कहीं पर जाती तो किसी जगह पर जाकर अगर ये winds ठंडी हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है, तो क्या होता, उनके अंदर का जो मॉइस्चर रहता, जो पानी के बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स रहते हैं वो आपस में मिलना शुरू होते और उन ड्रॉपलेट्स के आपस में मिलने की वजह से क्या होता, पानी के ड्रॉप्स बनते और वो बारिश की शक्ल में नीचे गिरते। माउंटेन्स obstruct the winds and therefore they are forced to rise. When these winds rise, they cool and form water drops that cause rain. Therefore mountain regions receive more rain. अब इन जब ये समंदर से आने वाली जो विंड्स रहती, जो फुल ऑफ मॉइस्चर रहती है, मॉइस्चर से भरी हुई रहती, जब किसी पहाड़ी इलाके की तरफ जाती तो वो पहाड़ क्या करते, इन हवाओं को रोक देते और रोक कर क्या करते, रोकने की वजह से वो हवाएं वहाँ पर रुक जाती, तो जो मॉइस्चर रहता एयर के अंदर वो भी वहाँ पर रुक जाता और कोल्ड की वजह से क्या होता, उनके जो वाटर ड्रॉपलेट्स रहते वो आपस में मिलना शुरू हो जाते और वहाँ पर रेन होती। इसलिए जो हिली एरियाज रहते, जो माउंटेन रेंजेस रहते, वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती। क्यों होती है बहुत ज़्यादा बारिश, क्योंकि जो हवाएं चलती, फुल ऑफ मॉइस्चर हवाएं, यानी कि बादलों वाली हवाएं, जो हवाएं बादलों को लेकर जाती, वो बादलों वाली हवा जब किसी पहाड़ के पास आ जाती तो बादल क्या हो जाते, वहाँ पे आके रुक जाते, उसके आगे नहीं जा पाते हो। इस वजह से जो पहाड़ी एरिया रहते वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती। नाउ ह्यूमिडिटी। The amount of water vapor or moisture present in the air is known as humidity. अब ह्यूमिडिटी किसे कहेंगे, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स की क्वांटिटी है, जो मॉइस्चर की क्वांटिटी है, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। एयर के अंदर, हवा के अंदर कितनी मिकदार में पानी के बारीक बारीक खतरे हैं। शबनम देखते हैं ना आप, सुबह सुबह शबनम देखते हैं ना, तो वो शबनम क्या है, वो एयर के अंदर मौजूद वाटर वेपर्स रहते, वो एयर में जो वाटर वेपर्स रहते हैं उसे हम शबनम कहते हैं। तो वो जो वाटर वेपर्स की क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी कम या ज़्यादा हो सकती।
द ह्यूमिडिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज अफेक्टेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब किसी प्लेस की ह्यूमिडिटी जो है वो किस वजह से चेंज होती, ह्यूमिडिटी चेंज किस वजह से होती, उस प्लेस के समंदर से डिस्टेंस की वजह से। समंदर से वो प्लेस कितनी दूर है ये बात डिसाइड करती है कि उस प्लेस की ह्यूमिडिटी कितनी होगी, है ना। ज़ाहिर सी बात है, जो प्लेस समंदर के करीब है तो उस प्लेस की एयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स होंगे उस प्लेस में। क्यों? इसलिए कि वो समंदर के करीब वाक़ है। और जो प्लेस समंदर से दूर होगी तो उसकी ह्यूमिडिटी कम रहेगी। The places which are near the sea are high in humidity as large amount of evaporation takes place in the sea nearby. That is the reason why many coastal regions are very humid. इसीलिए जो कोस्टल रीजन्स रहते हैं, यानी कि जो समंदर के करीब वाले एरियाज रहते हैं, वो कैसे रहते हैं? बहुत ज़्यादा ह्यूमिड रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर वाटर वेपर्स पाए जाते हैं। द स्टडी ऑफ फोरकास्टिंग द वेदर एक्यूरेटली इज कॉल्ड मेटेरोलॉजी। अब जो वेदर को फोरकास्ट किया जाता है, यानी कि वेदर को उसका नॉलेज हासिल किया जाता है, उस स्टडी को क्या कहते हैं? मेटेरोलॉजी कहा जाता है। जब हम वेदर की स्टडी करते हैं, उसके डिफरेंट एंगल्स की स्टडी करते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, तो उस स्टडी को क्या कहते हैं? मेटेरोलॉजी कहा जाता है। वन हु स्टडीज द फोरकास्टिंग ऑफ वेदर एक्यूरेटली इज अ मेटेरोलॉजिस्ट। अब जिस तरह से कोई साइंटिफिक वर्क करने वाले को साइंटिस्ट कहते हैं, मैथमेटिक्स का वर्क करने वाले को मैथमेटिशियन कहते हैं, उसी तरह से जो शख्स वेदर की स्टडी कर रहा है, वेदर फोरकास्टिंग स्टडी कर रहा है, तो उस शख्स को क्या कहते हैं? हम मेटेरोलॉजिस्ट कहेंगे। अ मेटेरोलॉजिस्ट मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एयर विथ अ बैरोमीटर। अब ये मेटेरोलॉजिस्ट क्या करता? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता उसको मेजर करता, किस चीज़ की मदद से? बैरोमीटर की मदद से। बैरोमीटर ये क्यों यूज़ होता? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ होता। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहेंगे हम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि देखिए, आप समझो, हमने मिसाल के तौर पे हमने क्या किए, हमारे सिर पे एक टोकरा उठा लिया है ना। हमने क्या किया, हमारे सिर के ऊपर एक मिट्टी से भरा हुआ टोकरा उठा ली, तो हमारे बॉडी के ऊपर उस मिट्टी के टोकरे का एक प्रेशर रहता है ना। वो जो वेट है हमारा, वो जो वेट है मिट्टी का, उसका प्रेशर हमारे बॉडी पे पड़ता, तो वो चीज़ क्या है? वो प्रेशर है। उसी तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा फैली हुई है चारों तरफ, जो एटमॉस्फेयर है हमारा, हमारे सर से लेके ऊपर तक, बहुत दूर तक, कई किलोमीटर तक जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर का थोड़ा बहुत प्रेशर हमारे ऊपर पड़ते रहता है। यानी कि ज़मीन के ऊपर उस एटमॉस्फेयर का भी कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ता, उसका कुछ ना कुछ वेट रहता है ना। तो वो प्रेशर मेजर करने के लिए क्या यूज़ होता? बैरोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता, जिस तरह मिट्टी के टोकरे का प्रेशर है ना, बहुत ज़्यादा है, तो इतना प्रेशर नहीं रहता, वो लाइटली प्रेशर रहता, लेकिन बहरहाल वो प्रेशर मौजूद रहता। तो उस प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता? बैरोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता। और जो उस प्रेशर को मेजर कर रहा है, उस शख्स को क्या कहेंगे हम? मेटेरोलॉजिस्ट कहेंगे। रेन विथ रेन गेज। और क्या करता वो मेटेरोलॉजिस्ट? रेन को मेजर करता। देखिए, बारिश कितनी हो रही है और कितनी ज़्यादा हो रही है, कितनी कम हो रही है, कैसे मालूम करते हैं हम? इसका भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहता। क्या नाम रहता है उसका? रेन विथ रेन गेज। रेन गेज नाम का इंस्ट्रूमेंट रहता, जो क्या करता? बारिश को मेजर करता कि कितनी बारिश हो रही है। टेम्परेचर विथ अ थर्मोमीटर। और क्या करता वो? टेम्परेचर को मेजर करता, यानी कि हीट कितनी है, कोल्ड कितनी है ना, सर्दी है, गर्मी है, टेम्परेचर कितना है हमारा, वो मेजर करता। थर्मोमीटर तो आपने देखे होंगे ना, बुखार मेजर करने के लिए भी यूज़ किया जाता, वही थर्मोमीटर से क्या किया जाता? टेम्परेचर मेजर किया जाता। एंड द स्पीड ऑफ द विंड्स विथ एन एनीमोमीटर। और क्या करता हुआ मेटेरोलॉजिस्ट? विंड्स की स्पीड मेजर करता, जो हवाएं चलती उन हवाओं की स्पीड को भी मेजर करता। और कौन से इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर करता वो? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर कहा जाता है जो विंड्स की स्पीड को मेजर करता। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए हुए, बहुत काम के नाम है। एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सी मशीन यूज़ की जाती? बैरोमीटर। रेन को मेजर करने के लिए रेन गेज। टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर। और स्पीड ऑफ एयर मेजर करने के लिए, स्पीड ऑफ विंड्स मेजर करने के लिए एनीमोमीटर। इन मशीन्स को यूज़ किया जाता इन कामों के लिए। ठीक है, यह आपने याद रखना है। Nowadays, computers are used to scan and analyze the satellite pictures of the Earth to give better forecasts of weather and long-term climatic changes.
और आजकल तो क्या हो रहा है, कंप्यूटर्स यूज़ किए जा रहे हैं सैटेलाइट की मदद से। जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, उन इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए, ज़्यादा एक्यूरेट वेदर की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए कंप्यूटर्स को आजकल यूज़ किया जा रहा है। वॉच द वीडियो एंड मेक अ बैरोमीटर। देखिए आप ये वीडियो यूज़ करके आप भी एक बैरोमीटर बना सकते हैं। क्या बैरोमीटर यानी क्या होता, इट इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बैरोमीटर आप बना सकते। देखिए यहाँ पर हवाओं की डायरेक्शन दी हुई है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। सी ब्रीज किसे कहेंगे, जो हवाएं समंदर से ज़मीन की तरफ चलती है उसे सी ब्रीज कहेंगे। और लैंड ब्रीज यानी कि जो हवाएं लैंड से समंदर की तरफ चलती उन्हें लैंड ब्रीज कहेंगे। ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, एल्टीट्यूड, हाइट ऑफ ए प्लेस। 2 वर्ड्स है यहाँ पर, इनवर्स के मीनिंग याद कीजिए आप। पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या चीज़ें पढ़ी हमने, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। ज़मीन के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है। द फर्दर वी आर फ्रॉम द इक्वेटर द कोल्डर इज़ द क्लाइमेट। हम इक्वेटर से जितना दूर होंगे उतना ज़्यादा क्लाइमेट कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा, कोल्डर रहेगा। द प्लेसेस क्लोज टू द सी लेवल हैव अ मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब जो प्लेसेस सी से, समंदर से करीब होती है, उनका क्लाइमेट कैसा रहता, मॉडरेट रहता, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं। On the basis of climatic conditions, the earth can be divided into 3 heat zones. Climatic conditions के हिसाब से हम हमारी अर्थ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 3 हिस्सों में अर्थ को डिवाइड किया गया है। कौन से 3 जोन है वो, द टॉरिड जोन, द टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन। और हम कौन से जोन में रहते हैं, हमारा जो जोन है वो फर्स्ट वाला जोन है, द टॉरिड जोन, इक्वेटर के करीब वाला जोन। इसे और क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल रीजन भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा लेसन आज यहाँ पर ख़त्म हुआ। इस इन दो तीन वीडियोस को आप बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।